हाय बच्चों पार्टी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू द चैनल क्लास 9 टॉपर, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 को केटर करते हैं। अनलाइक अदर चैनल्स, मैं इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 की स्ट्रैटेजीज, स्टडी मोटिवेशन के साथ साथ बहुत ऑसम शॉर्ट्स लाती हूँ आपके लिए। और साथ में मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ बायोलॉजी और क्लास 9 की पूरी सोशल साइंस। तो इस चैनल को अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो खास है क्योंकि अब हमारे पास 6 महीने बचे हैं। अगस्त का महीना है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। फरवरी में मोस्टली स्कूल्स में क्लास 9 के एग्जाम्स होने शुरू हो जाते हैं। तो 6 महीने के अंदर हमें पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है, साथ में टाइम पे रिवीजन भी करनी है, हाफ ईयरली एग्जाम्स भी देने, एक आधा एक्स्ट्रा यूनिट टेस्ट भी देने और फाइनल एग्जाम में से भी हम 90 से ऊपर मार्क्स लाना चाहते हैं। आप सबका भी यही सपना होगा, लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए जो हार्डवर्क चाहिए, जो स्ट्रैटेजी चाहिए, जो मेहनत चाहिए, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में तो मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूं और वो सरप्राइज सीबीएसई क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत काम आने वाला है पढ़ाई में। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज की वीडियो में मैं 3 चीजें कवर करने वाली हूं बच्चा। एक तो मैं आपको बताऊंगी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, जहां से हर साल हर स्कूल में क्लास 9 में या तो 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है या 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। साथ में हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। और ये मैं सिर्फ एसएसटी के लिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं एसएसटी पढ़ाती हूँ आपको इस चैनल पे, बल्कि मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, अलग कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आप उस सब्जेक्ट में से 100 नंबर कैसे ला सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चा कि कैसे एक अच्छा सा टाइम टेबल जो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूं, उससे अगस्त के टाइम टेबल से आप हाफ ईयरली को भी टैकल कर सकते हैं और फाइनल एग्जाम को भी टैकल कर सकते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नाउ देखो, हर एक अच्छे टीचर को पता होता है कि पेपर में 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो 20% सिलेबस से आते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से हर साल हर टीचर क्लास 9 का क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि वो सालों से वो टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो जब हम उसे बार बार बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें भी एग्जैक्टली पता होता है कि अच्छा, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाले। अब उन्हीं टॉपिक्स को तुम्हें सबसे पहले खत्म करना। अभी हमारे पास 6 महीने हैं, पहला 1 महीना यानी कि अगस्त का महीना तुम्हें इन टॉपिक्स पे लगाना है जहां से मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। वही टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं बच्चा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स से क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे वो इन टॉपिक्स से आएंगे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में मेल्टिंग हो गया, इवेपोरेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया, कंडेंसेशन हो गया, इसमें जो है 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप ये चैप्टर रिवाइज करें तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी ना छोड़े, इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दें। नाउ लेट्स कम टू इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, इजी सा है, लेकिन हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर्स के बीच का डिफरेंस 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आपसे 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है कि बताओ ये होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस है ना। उसके बाद कोलाइडियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में जो डिफरेंस है, या इसके ऊपर जो 2 मार्क्स के रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। हर साल एक आधा बच्चा ये क्वेश्चन गलत करता ही करता है। देन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है आपको, क्लास 9 केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर तुम देखोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसके बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है या थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। डेफिनेशन की भी लिख के प्रैक्टिस कर लेना। केमिकल फॉर्मूला बनाना किसी कॉमन कंपाउंड का आएगा ही आएगा, जैसे कि NaCl, NaOH, किसी का भी आ सकता है, राइट। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना या डेफिनेशन दोनों आ सकती है, तो इन तीनों टॉपिक्स पे ध्यान दें। देन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में ऑब्वियसली तुम्हें एटम का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो बेसिक थ्योरीज दी हैं तुम्हें पता होना चाहिए। साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने इनका वो किया, डिस्कवरी की, वो सब भी तुम्हें पता होना चाहिए। साथ में एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैलकुलेट कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस क्या है ये भी पता होना चाहिए। और साथ में आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बीच का क्या डिफरेंस है, ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के।
अभी ऐसे ही मैं आपको बायोलॉजी के बता देती हूँ, बायोलॉजी के लेक्चर्स इस चैनल पे वैसे अवेलेबल है, वन शॉट लेक्चर, उन्हें देखना मत भूलना, बहुत अमेजिंग लेक्चर्स हैं आपके लिए। वन शॉट में पूरा पूरा चैप्टर खत्म हुआ है, साथ में कई सारे लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, ठीक है। चलो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में माइटोसिस वर्सेस मियोसिस पूछ लिया जाता है, सेल डिवीजन का ये जो दो तरीके होते हैं। देन प्लास्टिड्स पे कई बार क्वेश्चन बनता है, और बच्चे जो है ना लास्ट तक के टॉपिक्स को ना छोड़ देते हैं, तो प्लास्टिड्स पे कम ध्यान देते हैं, लेकिन इन पे क्वेश्चन बहुत बनता है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेल थ्योरी, चाहे वो पुरानी वाली है चाहे वो नई वाली है, मॉडर्न सेल थ्योरी है, उसके पोस्टुलेट्स आपको पता होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। देन न्यूक्लियस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, चाहे वो यूक्रियोटिक सेल का हो चाहे वो प्रोक्रियोटिक सेल का हो। यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक सेल के न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। एक्चुअली यूक्रियोट्स और प्रोक्रियोट्स पे प्रॉपर डिफरेंस वैसे भी आता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल पे भी कई बार आ जाता है। नेक्स्ट, टिश्यूज चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी पढ़ते हैं, सिंपल टिश्यूज भी पढ़ते हैं। सिंपल टिश्यूज पे अक्सर कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम जैसे कि हो गया, इनके डिफरेंस पे या इन पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देन डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है, वो उस पे भी क्वेश्चन आता है, राइट। उसके बाद मसल सेल्स क्या होते हैं, उस पे भी क्वेश्चन आता है। कितनी तरीके के मसल सेल्स होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। और ये एक चैप्टर है जिसके डायग्राम्स बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्लांट के टिश्यूज के डायग्राम हो चाहे वो एनिमल टिश्यूज के डायग्राम्स हो। तो सारे के सारे टिश्यूज के आपको डायग्राम टिप्स पे होने चाहिए लेबलिंग के साथ। और लेबलिंग हमें कौन सी करनी है, नहीं जो तुम्हारे ट्यूशन में पढ़ाई है, स्कूल में पढ़ाई है, वो लेबलिंग नहीं करनी है। एनसीईआरटी में जितनी लेबलिंग दे रखी है वही इंपॉर्टेंट है, उससे ऊपर की लेबलिंग याद करने की जरूरत नहीं है। बना बना के डायग्राम देखोगे, ऐसा नहीं कि बस किताब खोली और देखा हाँ डायग्राम याद हो गया पेपर में बना देंगे, नहीं, पेपर पेन लेके एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करो। देन व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर है, जहां पे वैक्सीनेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, और मीन्स ऑफ स्प्रेड पे बनते हैं। इस चैप्टर से 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत आते हैं बीमारियों के ऊपर, तो आप उस तरीके से प्रिपेयर करिएगा। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, मैं इस चैनल पे करा दूंगी, बस उसे 2x स्पीड पे लगा के देखना, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हो गया आपका बायोलॉजी। अब चल रहे हैं हम फिजिक्स के ऊपर। मोशन चैप्टर है, मोशन चैप्टर के ग्राफ्स हर साल बच्चे गलत करके आते हैं, तो तुम्हें इसके ग्राफ टिप्स पे होने चाहिए। ग्राफ की क्या इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन से क्या ग्राफ बन रहा है, वो दोनों चीजें आनी चाहिए। देन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। चैप्टर देखो फिजिक्स में सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, साथ में उनके सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट ये वो वाले टॉपिक्स है जो मोस्ट रीअकरिंग है बच्चा, मोस्टली स्कूल्स में बार बार क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन, भैया पहले तो लॉज ऑफ मोशन पता होने चाहिए, तीनों के तीनों लॉज ऑफ मोशन पता होने चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उनका कंसीक्वेंस यानी कि उनका रिजल्ट पता होना चाहिए। इनर्शिया पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आते हैं, तो इनके बेसिस पे डेफिनेशन भी आ सकती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो लॉज ऑफ मोशन तो पता होना चाहिए। साथ में कैलकुलेशन, फोर्स का कैलकुलेशन और एक्सीलरेशन के कैलकुलेशन पे एनसीईआरटी के भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और पेपर में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे हम ध्यान दे देंगे, राइट। फोर्स, प्रेशर एंड एक्सीलरेशन। देन ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में फ्री फॉल पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चा। ग्रेविटेशन एक चैप्टर है जिसमें से मोस्टली मैं बोल रही हूँ न्यूमेरिकल्स आते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि आप देखोगे चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स ही दिए हुए हैं, तो फ्री फॉल पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और बायोन्सी पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। बेसिकली ग्रेविटेशन के हर एक टॉपिक में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आप उसको कर लीजिएगा। अर्थ पे मास इतना है तो उस प्लैनेट पे कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर एक चीज पानी में गिरी है तो कितना पानी स्प्लैश आउट होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस में भी हैं, इंटेक्स एक्सरसाइजेस में भी हैं। सबसे पहले उन्हें सॉल्व करिएगा, फिर किसी रिसोर्स बुक से उठ के आप क्वेश्चन लीजिएगा, राइट ना। गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपको बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, न्यूमेरिकल्स के, तो आप ऑसवाल ये वाला ऑसवाल, डबल ए वाला ऑसवाल बुक्स की आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। क्लास 9th का क्वेश्चन बैंक जो है इनका, उसमें आपको टॉपिक वाइज अच्छे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे बच्चा। बोलोगे तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, कमेंट कर देना, मैं आपको स्पेशली लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड करूंगी उस जगह का जहां ये सबसे सस्ता मिल रहा हो। तो ऑसवाल का क्लास 9th का क्वेश्चन बैंक साइंस का आप ले सकते हो, अगर आपको साइंस में दिक्कत आ रही है और आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। ना वर्क एंड एनर्जी पे चलते हैं। वर्क एंड एनर्जी में यू हैव टू डू न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स में देखो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है ही। देन डेफिनेशन आएंगी,
एनर्जी की कितनी फॉर्म्स है, काइनेटिक हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, उस सब पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे हर साल 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो ये टिप्स पे होना चाहिए और इसकी डेफिनेशन भी होनी चाहिए टिप्स पे। साउंड में अल्ट्रासाउंड पे क्वेश्चन बहुत बनता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बहुत बनता है और एको पे बनता है। आप बताना एक बार मुझे फाइनल एग्जाम में ये साउंड चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले साल तक तो साउंड चैप्टर नहीं आ रहा था, तो इस साल साउंड आ तो रहा है, लेकिन पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है कि फाइनल एग्जाम में आ रहा है, एक बार मुझे कमेंट्स में बता देना। बट ये है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली एको पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब चलते हैं हम हिस्ट्री के चैप्टर्स की तरफ। हिस्ट्री में हमारे पास जो मेन 3 चैप्टर जो हमारे फाइनल एग्जाम में आ रहे हैं वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म एंड नाजिज्म। अब हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है बच्चा जिसका एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म का मैं आपको इस चैनल पे इस पर्टिकुलर ईयर के लिए 1 शॉट रिविजन दे चुकी हूँ। आपको पॉपुलर लेक्चर्स बहुत मिल जाएंगे जिन पे बहुत सारे व्यूज होंगे, राइट, बहुत सारे व्यूज होंगे, आपको ऐसे पॉपुलर लेक्चर बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे। लेकिन एक बार आप फ्रेंच रेवोल्यूशन या सोशलिज्म इन यूरोप 15-20 मिनट के लिए मेरे किसी भी लेक्चर से पढ़ के देखना, इस चैनल पे जो दिया हुआ है, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, कितना बेस्ट लेक्चर होगा। एक कहानी की तरह मैं आपको पढ़ाती हूँ और वो ऐसी कहानी होती है कि कॉलेज में भी चले जाओगे ना तब भी नहीं भूलोगे, पेपर तो दूर की बात, ठीक है। सो हिस्ट्री का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं फिर भी बोलूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एवरीडे लाइफ जो लास्ट वाला टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चा। स्लेवरी पे क्वेश्चन आते हैं, जैकोबिन क्लब पे शॉर्ट नोट आता होता है, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स के बीच का डिफरेंस आता होता है, और साथ में टेनिस कोर्ट ओथ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब सोशलिज्म की बात करूं, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है इसमें आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन, कलेक्टिवाइजेशन, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, सेकंड लास्ट टॉपिक सॉरी, कलेक्टिवाइजेशन, और उसके साथ साथ लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव के बीच का डिफरेंस, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव के बीच का डिफरेंस। ठीक है जी। इसके अलावा आपका ब्लडी संडे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट उस पे भी आता है। चलिए, नाजिज्म इन द राइज ऑफ हिटलर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारी चीजों पे आता है, लेकिन ट्रीटी, पीस ट्रीटी जो लगाई गई थी जर्मनी पे, उस पे क्वेश्चन आता है। ट्रीटी ऑफ वेना, पीस ट्रीटी लिख रही हूं यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पीस ट्रीटी भी दे देते हैं। साथ में हिटलर ने क्या क्या किया, हिटलर ने क्या क्या किया उस पे क्वेश्चन आ जाएगा। हिटलर ने जो भी किया, जो अच्छा किया इकोनॉमी के लिए वो भी, जो बुरा किया ज्यूज के लिए वो भी, होलोकास्ट क्या होता है इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। साथ में प्रोपेगेंडा कैसे किया हिटलर पे, इस पे एक अलग सा क्वेश्चन बनता है। देन नाजिज्म चैप्टर में हिटलर जिन चीजों में विश्वास रखता था, हिटलर की जो थ्योरीज थी, थ्योरीज दैट नाजीज बिलीव्ड इन, है ना, लेबेनस्ट्रॉम की थ्योरी है और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरीज है। इन थ्योरीज में जो वो विश्वास रखता था वो थ्योरीज आपको आनी चाहिए। फॉरेस्ट सोसाइटी इन कॉलोनियलिज्म एंड पैस्टोरलिज्म 2 चैप्टर है जो आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में आ रहे हैं। फॉरेस्ट सोसाइटी में क्या क्या असर पड़ा कॉलोनियल गवर्नमेंट के साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का इंडियंस के ऊपर, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड में आप मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और साथ में पेस्टोरलिस्ट की जिंदगी पे क्या असर पड़ा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट वगैरह बना दिया, कई सारी ट्राइब्स को क्रिमिनली घोषित कर दिया, इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो वो दोनों टॉपिक्स इसके मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वैसे हिस्ट्री का हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका सिविक्स के ऊपर। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, तो इसमें पता होना चाहिए बच्चा मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेरिट्स का मतलब होता है तारीफें, डीमेरिट्स का मतलब होता है नुकसान, राइट, फायदे नुकसान, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें क्या लिखोगे, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। देन आपको पाकिस्तान का केस पता होना चाहिए क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, तो उसके केस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जो लास्ट टॉपिक है जहां पे हम पढ़ते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वो भी पढ़ना है आपको। मैंने यहाँ पे बना दिया है इस चैनल पे ऑलरेडी, 1 शॉट देख लेना उसको, एनसीईआरटी खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये 3 हो गए मेजर टॉपिक। देन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में आता है कि क्या प्रॉब्लम्स थी,
क्या प्रॉब्लम्स थी हमारी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम आजाद हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले हमने क्या प्रॉब्लम फेस की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स कौन थे, हमारी प्रियम्बल में क्या क्या चीजें लिखी हैं उनका क्या मतलब है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। देन वी हैव बच्चा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है पावर्स ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर की पावर पे आता है, प्रेसिडेंट की पावर पे आता है, जुडिशरी की पावर पे आता है, सुप्रीम कोर्ट लिख रही हूं वहां पे, सुप्रीम कोर्ट की पावर पे आता है। लोकसभा कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राज्यसभा से, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये कर लेना टॉपिक। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करते हैं भाई बताओ। अच्छा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक क्वेश्चन ये भी बनता है, लीगल इलेक्शन है ये कैसे बताओ, लीगल इलेक्शंस या डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की डेफिनेशन क्या है, उस पे भी क्वेश्चन बनता है। आई थिंक वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के टॉपिक बता दिए मैंने यहाँ पे, है ना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाले नहीं बताए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इलेक्शन कैसे लीगल है उस पे आता है। हाँ, ये तो मैंने यहाँ बता दिया। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस पे क्वेश्चन आता है भाई, वोटर लिस्ट क्या होती है, चैप्टर के नाम में कंफ्यूज हो गई तुम्हारी टीचर। वोटर लिस्ट क्या होती है, इस पे क्वेश्चन आता है। पोलिंग बूथ क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। क्या चीजें अलाउड है पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेनिंग करते वक्त, क्या चीजें नहीं अलाउड है, इस पे क्वेश्चन आता है। बाई इलेक्शन क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है ना, ये सारी चीजें पढ़नी है इसमें। देन डेमोक्रेटिक राइट्स में ऑलमोस्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि हमारे क्या डेमोक्रेटिक राइट्स है, क्या फंडामेंटल राइट्स है, उनका क्या मतलब है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन। देन वी हैव क्लास 9 का ज्योग्राफी। इंडिया साइज एंड लोकेशन पे आपके 2-3 क्वेश्चन है जो हर साल आते रहते हैं। एक तो आता है वो डे और नाइट पे जो क्वेश्चन आता है ना, डे और नाइट, वो वाला क्वेश्चन। एक है आपका कश्मीर और कन्याकुमारी वाला जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो बच्चों ने पढ़ रखा है वो उनको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूं। कश्मीर कन्याकुमारी वाला क्वेश्चन आता है। एक मिर्जापुर से जो लाइन गुजरती है जहां पे हम IST कैलकुलेट करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो वाला क्वेश्चन आता है। देन इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे क्यों है, इस पे क्वेश्चन आता है। ये 4-5 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। देन वी हैव फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आपके पास सबसे पहले हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है, और पार्ट्स, नॉर्दर्न प्लेन के जो पार्ट्स हैं, जो 4 पार्ट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में डेक्कन प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बरछन क्या होता है, कौन सी नदी है जो लंबी नदी है जो राजस्थान में बहती है, जिसका आंसर हो गया लूनी। लक्षद्वीप और अंडमान का क्या क्या इंडिपेंडेंटली उनकी कैपिटल है, कवारती एंड ऑल, वो पुराना नाम क्या था लक्षद्वीप आइलैंड का, वो आ जाता है। इस टाइप के 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। देन वी हैव ड्रेनेज चैप्टर। बच्चा ड्रेनेज में सबसे पहले आता है आपका हिमालयन रिवर्स को, हिमालयन वर्सेस पेनिनसुलर रिवर, इनके बीच का क्या डिफरेंस है वो आएगा। वाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट, वाई आर रिवर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, लेक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा। नमामि गंगे जो प्रोग्राम है उस पे क्वेश्चन आ सकता है, और मैप पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। देन वी हैव क्लाइमेट चैप्टर। फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है जो इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स ऑफ इंडियन मॉनसून, इस पे 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा बनता है। देन बच्चा एक क्वेश्चन बनता है वेदर वर्सेस क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के बीच का क्या डिफरेंस है, 3 मार्क्स का ये आ जाता है। क्लाइमेट की बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है मेरे चैनल पे, कहीं नहीं मिलेगी वैसी एक्सप्लेनेशन, देख लेना। अच्छा, ये पॉपुलेशन चैप्टर था। पॉपुलेशन चैप्टर में बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का डिफरेंस आ जाता है। माइग्रेशन के जो 2 टाइप्स है उन पे क्वेश्चन आ जाता है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, उस पे क्वेश्चन आ जाता होता है। तो ये 3 मेजर क्वेश्चन है। अगेन फिर 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनते होते हैं, जैसे कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है, यूपी हो गई आपकी। सबसे लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है, ये एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, एरिया वाइज सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का सिर्फ मैप वर्क आ रहा है, तो आपको थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैप वर्क पे ध्यान देना, फ्री के 5-6 नंबर होते हैं ये। अब आते हैं हम
ओ सॉरी, यहाँ ज्योग्राफी लिखा है। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये आ रहा है वैसे भी आपके इंटरनल टेस्ट में, छोटू सा चैप्टर है, आप इसे कर लेना। पीपल एज अ रिसोर्स में ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इस पे आ जाता है आपका क्वेश्चन। हमने अपनी इंडिया में ह्यूमन कैपिटल के एजुकेशन के लिए क्या किया है, इस पे आ जाता है क्वेश्चन। हमने हेल्थ पे क्या किया है, इस पे आ जाता है क्वेश्चन। पावर्टी एज अ चैलेंज, डेफिनेशन क्या है पावर्टी की, उस पे आ जाता है क्वेश्चन। कितनी कैलोरीज से नीचे हम पावर्टी कैलकुलेट करते हैं, रूरल इंडिया में एक अडल्ट की कितनी कैलोरीज होनी चाहिए और अर्बन एरिया में एक अडल्ट की कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, उस पे आ जाता है क्वेश्चन। पावर्टी के लिए कौन से प्रोग्राम्स चलाए हमने, वो सारे प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है बच्चा, उनकी फुल फॉर्म से लेके उनके ऑब्जेक्टिव तक, वो किस साल में लॉन्च हुए थे, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी में पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है, राइट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, अगर इनमें से ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखे पेपर में तो। पीडीएस क्या होता है, बफर सिस्टम क्या होता है, फूड सिक्योरिटी में हम और क्या, हंगर की डेफिनेशन, वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं, व्हाट आर द वल्नरेबल ग्रुप्स, उन पे भी क्वेश्चन आता है। पुअर पीपल में भी वल्नरेबल ग्रुप्स आता होता है, यहाँ पे भी वल्नरेबल ग्रुप पूछ लेते हैं, हंगर के कॉन्टेक्स्ट में भी वल्नरेबल ग्रुप्स पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं, मैं बताती हूं फुल नंबर लाने की स्ट्रैटेजी। जो क्लास 9 के बच्चे जो सोच रहे हैं एसएसटी में 100 में से 100 लाना तो नामुमकिन है, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास, उन्हें मैं बता दूं ये बिल्कुल मुमकिन है। इनफैक्ट तुम एवरेज बच्चे हो या टॉपर बच्चे हो, इस स्ट्रैटेजी के साथ, इन 5 पॉइंट्स के साथ तुम ला सकते हो एसएसटी में फुल नंबर। तो क्या है ये 5 पॉइंट, सबसे पहले हिस्ट्री को घोल के पी जाओ। कोई टीचर नहीं बोलेगा कि हिस्ट्री का रट्टा मार लो, लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। कोई ऐसा तुम्हारे हिस्ट्री के चैप्टर में कोई सेंटेंस नहीं है जिसपे 1 मार्क का, 3 मार्क का, 5 मार्क का क्वेश्चन आज तक आया ना हो। तो हिस्ट्री तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए। नंबर 2, ज्योग्राफी को जब पढ़ते हो तो तुम्हें विजुलाइज करके पढ़ना है। ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक, अगर हिमालयास पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे जाके हिमालयास की वीडियो देख लो जिसमें एनिमेशन के साथ तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाई हुई हो, या फिर जब रिवाइज करना है पूरा चैप्टर तो इस चैनल पे दिए हुए 1 शॉट लेक्चर देख सकते हो। तीसरा, सिविक्स को जब भी पढ़ने बैठते हो तो थ्योरी पे कम ध्यान दो, क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि सिविक्स एक ऐसा चैप्टर है क्योंकि सिविक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे ना एनालिसिस वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और जब हमें किसी चीज को एनालिसिस करनी होती है तो हमें इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी होती है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो। नाउ इकोनॉमिक्स तुम्हारी एसएसटी का सबसे ज्यादा इजी पार्ट है, तो इसे हल्के में मत लेना, चाहे इजी हो चाहे मुश्किल हो। हर एक सब्जेक्ट से 20 मार्क्स का पेपर आना है, तो पूरे इकोनॉमिक्स से भी 20 मार्क्स का पेपर आएगा। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के चैप्टर को करके साइड कर दो ताकि तुम्हारे 20 नंबर हो जाए पूरे के पूरे पक्के। सो ये है मेरी स्टडी टिप्स। इसके अलावा जब भी सैंपल पेपर सॉल्व करो एसएसटी का तो पूरी तरीके से सॉल्व करो। जब भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो एसएसटी की तो आंसर को देख देख के पढ़ने की जगह क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिख के अपने आंसर के पॉइंट्स को मॉडल आंसर के पॉइंट्स से मैच करने की कोशिश किया करो, राइट। और सैंपल पेपर हमेशा टाइम फ्रेम में सॉल्व किया करो, वरना वो सैंपल पेपर अगर तुम 6 घंटे में सॉल्व करो तो उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू फॉलो द चैनल। चलो एसएसटी का यहाँ पे मैं बता देती हूँ, हिस्ट्री को स्टोरी की तरह पढ़ना, टीचिंग मेथड यूटिलाइज करना। तुम्हें मैं बता दूं 10% सिर्फ जो तुम किताबों से पढ़ते हो उसका सिर्फ 10% तुम्हें याद रहता है, और जो तुम सुन के पढ़ते हो उसका सिर्फ 20% याद रहता है। तो 95% याद रखने के लिए क्या करें, साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर किसी चीज को 95% तरीके से याद रखना चाहते हो तो तुम्हें उसे पकड़ के किसी को पढ़ाना पड़ेगा, चाहे फैमिली मेंबर को पढ़ा दो, चाहे किसी दोस्त को पढ़ा दो, जिसका भला हो जाए और तुम्हारा भी भला हो जाए। इससे क्या होगा कि टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ भी आ जाएगा, क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमें वो टॉपिक की इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग में पता हुआ होती है, राइट। तो अच्छे से समझ भी आएगा और कभी भूलोगे भी नहीं। तो हिस्ट्री को तुम्हें स्टोरी की तरह पढ़ना है, इसी चैनल से पढ़ना है और उसे बाद में जाके किसी को पढ़ा देना है। पूरा चैप्टर नहीं तो एटलीस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स। ऑलवेज वॉच वीडियोस ऑन 2x। जब भी तुम कोई ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे मान लो हाफ ईयरली में फ्रेंच रेवोल्यूशन आना है, ऑलरेडी तुम फ्रेंच रेवोल्यूशन 2 या 3 बार पढ़ चुके होगे, तो तुम्हारी टिप्स पे ऑलरेडी है, बस तुम्हें एक जल्दी से एक रिविजन चाहिए। तो जब भी तुम किसी चैप्टर को रिविजन के लिए पढ़ रहे हो तो मेरी वीडियोस को 2x स्पीड पे लगा के पढ़ना बच्चा। लेकिन जब कोई चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो, जैसे नाजिज्म हो सकता है कि स्कूल में ना हुआ हो, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तो उसे 1x स्पीड पे ही देखना, वरना एक आधी चीज छूट जाएगी, फिर तुम्हें वीडियो बाद में दोबारा देखना पड़ेगा, विच मेक्स नो सेंस। तो थोड़ा सा घबराहट को कम करके, एंजाइटी को कम करके धैर्य पूर्वक 1x स्पीड पे लगा के देखा करो व्हेन द चैप्टर इज न्यू टू यू। देन
प्रैक्टिस क्वेश्चन आफ्टर स्टडिंग। एसएसटी के क्वेश्चन बाद के लिए मत छोड़ा करो। एसएसटी के चैप्टर की रीडिंग लगाई या मेरी वीडियो देखी, मान लो आधा घंटा लग गया, 40 मिनट्स लग गया, तुमने सोचा कि यार बाद में करेंगे इसके क्वेश्चंस, बाद में मत करो। बेशक आधा चैप्टर पढ़ो मेरी वीडियो देख के, आधा चैप्टर आज पढ़ लिया, आधा चैप्टर कल पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस उसके साथ लगाओ, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन लगाते हो ना तो तुम्हारा पढ़ा हुआ एकदम सील पैक्ड हो जाता है, वरना वो सील पैक्ड नहीं होता है, वो इंफॉर्मेशन इवेपोरेट कभी भी हो सकती है। तो क्वेश्चन साथ के साथ लगाने हैं। देन 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किया करो, आंसर देख के प्रैक्टिस मत किया करो। चाहे तुम ऑसवाल की बुक ले रहे हो जो मैंने रेकमेंड की अभी पहले, या तुम कोई और बुक से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो गूगल पे जाके, पहली बात तो ये कि एसएसटी के मोस्टली बुक्स में मैंने जो आंसर देखे हैं वो गलत देखे हैं, इसीलिए मैं ऑसवाल वाली बुक आपको रेकमेंड कर रही थी। क्योंकि लोग जो है गलत आंसर पढ़ के, फिर वो बच्चे गलत आंसर लिख के आते हैं पेपर में, और फिर वो किसी पब्लिकेशन हाउस को जाके तो बोलेंगे नहीं कि भैया हमारा तो तुम्हारे बुक से हमने आंसर लिखा था गलत हो गया, दे कांट डू दैट, तो वो बैठ के रोते हैं। तो इसीलिए ऑथेंटिक सोर्सेज से एसएसटी और साइंस पढ़ा करो, और क्वेश्चंस का रट्टा मत मारा करो, क्वेश्चंस को सामने रख के आंसर लिखने की कोशिश किया करो। देन वी हैव नेवर लीव मैप वर्क फॉर लास्ट। इतिहास गवाह है जिस स्टूडेंट ने मैप वर्क को पेपर से एक दिन पहले कंप्लीट करके पेपर में फुल मार्क्स लाने की कोशिश की है, उसका एक आधा नंबर मैप में जरूर कटा है। क्यों? क्योंकि मैप वर्क को चाहिए होती है एटलीस्ट 4 राउंड ऑफ प्रैक्टिस। तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम तक तुम्हारे मैप वर्क पूरा का पूरा 4 बार एटलीस्ट रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है जी। Then follow this channel for end-to-end practice. SST में 100 में से 100 लाना चाहते हो तो then this is your one-stop solution. Don't forget to follow my videos. एक बार एक पूरी वीडियो देख के कोई भी क्वेश्चन आंसर करके देखना, you will get to know what I'm talking about. Next is how to study English. कई बार तुमने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा कि इंग्लिश में और हिंदी में तो पूरे नंबर आते ही नहीं है। अब हमारे पेरेंट्स क्यों बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में पूरे नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये जो सब्जेक्ट्स है इनका पेपर थोड़ा सा टिपिकल आता है, कभी कभी पेपर बच्चों का छूट जाता है, इसमें ग्रामर भी आती है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए इंग्लिश में 100 में से 100 लाना टफ जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर तुम इन 5 स्टेप को फॉलो करते हो। सबसे पहला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस तुम्हें साल की शुरुआत से करनी है। फाइनल एग्जाम से पहले एटलीस्ट तुमने 20 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर प्रैक्टिस की है तो उसमें एक भी नंबर तुम्हारा फाइनल एग्जाम में नहीं कट सकता। अब पहले क्या होता था, हम बच्चों को बोलते थे कि पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो, लेकिन आजकल की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ आने लगे हैं, इसलिए अब मेथड चेंज हो गया। अब तुम्हें पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक क्विक रीडिंग लगानी है, फिर क्वेश्चंस पढ़ने और फिर एक सेकंड रीडिंग लगानी है, और एक भी लाइन स्किप नहीं करनी है, और इस मेथड से 99% तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। रही बात तुम्हारे बड़े आंसर्स की, इंग्लिश में बड़े आंसर्स में मार्क करते हैं, 5 मार्क्स के आंसर्स में मार्क्स करते हैं, तो उन्हें तुम्हें इस तरीके से लिखना है बच्चा कि उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन सेट करो, फिर मेन बॉडी सेकंड पैराग्राफ में क्वेश्चन का जो भी पूछा है, जैसे वाई पूछा है या व्हाट पूछा है, उसका मेन आंसर लिखो, और फिर एक छोटा सा थर्ड पैराग्राफ बनाओ जिसमें तुम इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी को एक तरीके से कंक्लूड करके अपने मेन क्वेश्चन को खत्म करोगे, एक कंसाइज तरीके से एंडिंग पे ले जाओगे। नाउ थर्ड, इंग्लिश की जो ग्रामर है उसे लास्ट के लिए नहीं छोड़नी है। हर महीने ग्रामर का एक टॉपिक पक्का करने की ठान लो। अगर ग्रामर के एक टॉपिक के तुम 50-50 एमसीक्यूज लगा ले रहे हो एक मंथ के अंदर पर टॉपिक, तो तुम्हारा उसमें नंबर नहीं कटेगा। बस ऑथेंटिक सोर्सेज से लगाना। मोस्टली ग्रामर कई सारे जो ये ऑनलाइन वीडियोस दिखते हैं इसमें गलत दी होती है, सो बाय अ ऑथेंटिक बुक या फिर फॉलो अ ऑथेंटिक टीचर। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जो फॉर्मेट होता है आपका राइटिंग सेक्शन का, वो तुम्हारी टिप्स पे होना चाहिए बच्चा, क्योंकि वो फॉर्मेट हर साल बदलता रहता है, इसलिए इस साल का जो फॉर्मेट है वो तुम्हारी टिप्स पे होना चाहिए, और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तुम्हारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए लेटर लिखने की या बाकी जो भी आ रहा है तुम्हारे पेपर में लिखने की, क्योंकि वही फॉर्मेट तुम्हारे नंबर कटने से बचाने वाला है। मैटर बहुत कम टीचर्स पढ़ते हैं, फॉर्मेट पे सबका ध्यान होता है, तो फॉर्मेट को नहीं करेंगे गलत। और बाकी तुम ये टिप्स भी फॉलो कर सकते हो, चैप्टर को सिर्फ समरीज से रिवाइज किया करो, क्योंकि स्कूल में ट्यूशंस में तुम्हें चैप्टर की रीडिंग लगवा के स्टोरी तो समझ आई जाती है। जब भी एक चैप्टर पढ़ो या पोएम पढ़ो तो उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट वर्ड, मान लो तुम्हारे चैप्टर में कोई कैरेक्टर है, उसके लिए कोई एडजेक्टिव है, चैप्टर में दिया हुआ है कि वो कैरेक्टर जो है बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत डिलिजेंट है, तो ये 2-3 एडजेक्टिव्स जो होते हैं पर कैरेक्टर तुम्हें पता होना चाहिए, 2-3 सेंटेंसेस तुम्हें पता होना चाहिए, जाकि जब भी कोई क्वेश्चन आए इस तरीके का जहां पे वो वर्ड्स मेंशन कर सकते हो तो तुम कर पाओ और टीचर को इंप्रेस कर पाओ। देन नेवर कीप मीनिंग्स ऑफ द वर्ड फॉर द लास्ट। जब तुम एक बार एक चैप्टर पढ़ चुके हो, समरीज भी पढ़ चुके हो, पर कोई 2-4 शब्द है उसमें जो बार बार दिमाग में खटकते रहते हैं और तुम सोचते हो छोड़ो ना यार, कहानी तो समझ आ गई, इन शब्दों को बाद में देखूंगा, बाई चांस अगर क्वेश्चन उन्हीं शब्द पे आ जाए
तो फिर तुम आंसर कैसे करोगे? इसीलिए कभी भी वर्ड मीनिंग के मीनिंग्स को लास्ट के लिए मत छोड़ा करो, चैप्टर के साथ साथ रिवाइज किया करो। उसी कॉन्टेक्स्ट में जब उस मीनिंग को तुम फिट करते हो तो तुम्हें अच्छे से समझ भी आता है। डिवाइड बिग क्वेश्चन, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पेपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तुम्हें करनी ही करनी है, क्योंकि पेपर बहुत लंबा आता है और जब भी लंबे आंसर लिखो तो उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ एंड आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ। देन ऑथर के नाम और पोएट के नाम लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। मोस्टली बच्चों को नाम पता होता है लेकिन स्पेलिंग गलत कर देते हैं और हमारा पूरा 1 नंबर कट जाता है। तो ये गलतियां तुम्हें नहीं करनी है, और क्या कर रहा है वो मैं बता चुकी हूँ। अब चलते हैं हम साइंस की तरफ। तो साइंस के लिए मैं तुम्हें बोलूंगी कि 1 शॉट वीडियोस देखना शुरू करो और ऑथेंटिक टीचर्स की देखो बच्चा। बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे यूट्यूब पे, या फिर ऑफलाइन भी तुम ट्यूशन जब ट्यूशन लगवाने जाते हो तो तुम देखते होगे कि 12th पास जो बच्चे होते हैं या फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं, थोड़े से पैसे कमाने के लिए या तो कोई यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं या तो कोई गली मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उसमें बुराई नहीं है, खुद को हेल्प करने में, खुद की फैमिली को हेल्प करने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब उन बच्चों को किसी टॉपिक के बारे में कम नॉलेज होती है तो वो चलता चलता पढ़ा देते हैं। अब उसमें नुकसान किसका हो रहा है? जो पढ़ने आ रहा है बच्चा उसका हो रहा है। तो जो टीचर्स ऑथेंटिकली यूट्यूब पे या ऑफलाइन तुम्हें पढ़ा रहे हैं कई सारे सालों से, 4-5 सालों से, जिनके पास डिग्रीज हैं, जैसे मान लो तुम साइंस पढ़ना चाहते हो तो वो मास्टर्स हैं साइंस में, पीएचडी हैं साइंस में, या ग्रेजुएट हैं एटलीस्ट साइंस में, अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, अच्छा पढ़ाते हैं और सालों से पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ा करो। फेमस टीचर्स के नाम पे गलत टीचर्स चूज मत किया करो। व्हाई? बिकॉज जो पुराने ऑथेंटिक टीचर्स होते हैं, जैसे एच.सी. वर्मा सर है फिजिक्स के, वो ओजी टीचर्स है यार। उनको एग्जैक्टली पता है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से आने हैं, उनको एग्जैक्टली पता है फाइनल एग्जाम में किस पे एमसीक्यू बनेगा, किस पे 5 मार्क का क्वेश्चन पड़ेगा। तो तुम उन टीचर्स को फॉलो करो जिनकी नॉलेज पे तुम्हें भरोसा हो पाए, राइट? हैविंग सेड दैट, क्रेडिबल टीचर्स की वीडियोस को 2x स्पीड पे लगाया करके पढ़ो जब तुम्हें रिविजन करनी है, 1x स्पीड पे बिना स्किप किए देखो जब तुम्हें रिवीजन नहीं, स्टार्टिंग से किसी चैप्टर को पढ़ना है। डायग्राम्स की प्रैक्टिस चैप्टर के साथ साथ करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस चैप्टर के साथ साथ करनी है। लाइक आई सेड, मान लो तुम्हारे पास 1 ही घंटा है आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने का, राइट? तुमने सोचा हुआ है कि आज मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ के खत्म करूंगा, लेकिन 1 घंटे में चैप्टर नहीं हो पाया, तो डिवाइड करो उसे 40 और 20 मिनट्स में। 40 मिनट थ्योरी पढ़ो, चाहे जितनी भी चैप्टर की थ्योरी हुई, आधे चैप्टर की हुई आधे चैप्टर की पढ़ो। लास्ट के 20 मिनट्स तुम रखो क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर बात के लिए छोड़ोगे तो थ्योरी भी उड़ जाएगी दिमाग से और क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं बनेंगे। देन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बाई चांस ये सब कुछ करके भी तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है समझ, तो तुम्हें फिर से उस कॉन्सेप्ट की एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है, या उसी पर्टिकुलर टॉपिक की तुम्हें वीडियो देखनी है। पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस वो टॉपिक देखो, बाकी वीडियो कर दो स्किप और फिर उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। तो मेथड यही रहेगा बच्चा, चाहे तुम्हें कितनी बार भी किसी टॉपिक को समझना पड़े, लेकिन किसी टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हो तो टीचिंग मेथड हर जगह अप्लाई होता है, सिर्फ एसएसटी पे नहीं, साइंस पे भी अप्लाई होता है। द नेक्स्ट इज हाउ टू स्टडी मैथ्स। अब कई लोग बोलते हैं कि मैथ्स या तो आती है या तो नहीं आती है। मैं बोलती हूँ गलत, मैथ्स सबको आती है, लेकिन बस उसकी प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस का गेम है। कई बच्चों को मैथ्स से इतना डर लगता है कि मैथ्स भी उनसे डरने लगती है, फिर ना तो वो मैथ्स के सवाल लगा पाते हैं, ना मैथ्स भी सोचती है कि भैया मैं तो नहीं हो रही इससे सॉल्व, राइट? तो तुम्हारी अगर ऐसी सिचुएशन है, देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो दीज 5 पॉइंट्स। मैथ्स के लिए स्टार्ट विद दी इजीएस्ट चैप्टर। अगर तुम्हें मैथ से बहुत डर लगता है तो सबसे इजीएस्ट चैप्टर उठाओ जो तुम्हें इजी लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी उठा लो, जरूरी नहीं है जो सबको इजी लगता है वो तुम्हें इजी लगे। तुम्हें जो इजी लग रहा है वो चैप्टर उठाओ, उसके एक फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ, सवाल लगाने शुरू करो। जब भी सवाल में कोई मिस्टेक हो तो उसे रिव्यू करो और डरो मत, उस सवाल को तुरंत दोबारा से लगाओ और इस तरीके से तुम करो वो चैप्टर्स पक्के। फिर जाओ, फिर करनी है तुम्हें भैया हायरार्की। हायरार्की मतलब कि एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट चैप्टर्स बनानी है बच्चा। मान लो तुम्हें 5 चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं। तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है लाइन्स एंड एंगल्स। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है लाइन्स एंड एंगल्स, फिर लगता है तुम्हें नंबर सिस्टम, फिर लगता है तुम्हें ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर लगता है तुम्हें यूक्लिड्स ज्योमेट्री, और फिर लगता है मान लो तुम्हें ट्राइंगल्स। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। मान लो ये 5 चैप्टर तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, तो उन्हें तुम
असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। मान लो तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर, लाइन से एंगल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, उससे सबसे ऊपर लिख दिया, फिर उससे कम डिफिकल्ट वाला, उससे कम डिफिकल्ट वाला, और फिर उससे कम डिफिकल्ट वाला। अब तुम्हें शुरू करना है उस चैप्टर से जो तुम्हें सबसे कम डराता है। सबसे पहले इजीएस्ट चैप्टर करके निकाल दिए, फिर अब उनसे शुरू किया जो डराते हैं लेकिन सबसे कम डराता है, और एक एक करके उस चैप्टर को तुम्हें करना है कंप्लीट। तो डरो मत, अगर मैथ्स के डर को लास्ट के लिए छोड़ दोगे तो मैथ्स डराती रह जाएगी और कर देगी पेपर खराब। ये गलती मैंने अपने 9th क्लास में की थी, 10th क्लास में भी की थी। तुम ये गलती मत करना, डरना नहीं है। ट्यूशन लगवाने का मन करे तो ट्यूशन लगवाओ, ऑनलाइन पढ़ने का मन करे तो ऑनलाइन पढ़ाओ, लेकिन जल्दी जल्दी अपने डर को भगाओ। और अक्टूबर नवंबर के महीने से पूरा सिलेबस तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए मैथ्स का। दिसंबर करोगे तुम मजे से रिविजन, और जनवरी करोगे एक आधा सैंपल पेपर और देके आओगे पेपर। ठीक है जी, चलो अब मैं यहाँ पे अगस्त का एक मॉडल टाइम टेबल तुम्हें दे रही हूँ। मैं पिछली बार मैंने जो स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी उसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सारे महीनों का इस टाइप का टाइम टेबल दिया हुआ है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ अगस्त का दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगली वीडियो जो आएगी सितंबर से फरवरी वाली, उसमें मैं सितंबर का दूंगी। एक साथ तुम्हें दे दो तो तुम फॉलो नहीं कर पाते हो, बीच में एक आधा छुट्टी हो जाती है, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है। तो मैं अगस्त का दे रही हूँ। तुम चाहो तो अपना टाइम टेबल खुद का अलग से बना सकते हो, बस इन चीजों का ध्यान रखना। मैं यहाँ पे दे रही हूँ मॉर्निंग का टाइम या आफ्टरनून का टाइम। कई बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी उठने की आदत होती है, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ उठते हैं, तो या तो वो 4 बजे उठ जाते हैं या 5 बजे उठ जाते हैं, और उनका स्कूल भी थोड़ा लेट शुरू होता है, जैसे 9 बजे स्कूल जाना है या 8 बजे स्कूल जाना है। अगर तुम उस कैटेगरी में आ रहे हो तो तुम्हें सुबह के टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर सुबह तुम्हारे घर में ऐसे माहौल होता है कि तुम सुबह नहीं कर सकते पढ़ाई, तो तुम्हें आफ्टरनून में स्कूल से आके 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए। इन दोनों स्लॉट्स में से एक स्लॉट तुम्हें निकालना ही पड़ेगा सेल्फ स्टडी का, और एक स्लॉट निकालना है तुम्हें शाम को, चाहे 7 से 8 बजे, चाहे रात को 9 से 10 बजे, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे घर में क्या स्केड्यूल चलता है। तो तुम्हें सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं सेल्फ स्टडी के, एक इन दोनों में से कोई 1 घंटा, और एक इवनिंग या फिर नाइट में 1 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे डालने हैं तुम्हें चैप्टर्स। हमेशा जब भी टाइम टेबल बनाओ, हर 3 दिन के बाद एक लेफ्ट ओवर की जगह जरूर डालो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला 1 अगस्त को टिश्यू की थ्योरी पढ़ लो, 2 अगस्त को टिश्यू के क्वेश्चंस पढ़ लो, या तो मॉर्निंग का वो सुबह स्कूल जाने से पहले 1 घंटा, या फिर स्कूल से आने के बाद 1 घंटा। 3rd को तुम लीनियर इक्वेशन के इन 2 वेरिएबल्स लगा लो, 4th को भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगा लो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे तुम्हें दे दिया लेफ्ट ओवर स्लॉट। तो इस तरीके से लेफ्ट ओवर स्लॉट्स तुम्हें अपने टाइम टेबल में बनाने हैं बच्चा, और सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अगस्त में तुम देख रहे हो इंग्लिश को भी इंक्लूड किया है, एसएसटी को भी किया है, साइंस को भी किया है, मैथ्स को भी किया है। अब हिंदी को मैंने नहीं किया क्योंकि ये चैनल बहुत सारे बच्चों को केटर करता है। कई बच्चे ने संस्कृत ले रखी है, कईयों ने हिंदी ले रखी है, कईयों ने बंगाली उड़िया ले रखी है जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं। सो आई हैव नॉट पुट लैंग्वेज इन इट, बट यू कैन ऑल्सो पुट लैंग्वेज इन इट। और ऐसा अपना टाइम टेबल बनाया करो, लेफ्ट ओवर की जगह रखो, फ्लेक्सिबल स्लॉट्स रखो। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें पूरे अगस्त का टाइम टेबल दे रखा है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। वैसे ये फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगी। बाकी हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है बच्चा, जहाँ पे हर ट्यूसडे को 7 बजे हम एक चैप्टर की क्विज खेलते हैं। तो ट्यूसडे को क्विज में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, बहुत मजा आता है, चैप्टर प्रिपेयर भी हो जाता है और मजे भी आते हैं। तो सोशली शुभम करके मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में तुम्हें मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। हर ट्यूसडे 7 o'clock we tackle one chapter there and I make the quiz personally. मैं खुद से क्विज बनाती हूँ, so don't forget to follow that. चलो यहाँ पे पूरे अगस्त का तुम्हें टाइम टेबल मिल गया है। ऐसा ही अपने लिए भी बना सकते हो या सिर्फ इसको भी फॉलो कर सकते हो अगर ये चैप्टर्स तुम्हें ठीक लग रहे हैं तो, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारे हाफ ईयरली का क्या सिलेबस है। एंड देन वी ऑल्सो हैव एक सेकेंड, आगे नहीं हो रहा। हाँ, फिर यहाँ पे देखो पूरा अगस्त खत्म हो गया। हाँ जी, आया समझ? हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और कमेंट्स में लिख के मुझे बता देना कि बेस्ट पार्ट क्या लगा इस वीडियो का। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेक्चर। नाजिज्म इस चैनल पे बहुत जल्दी आ रहा है, तो नाजिज्म की लाइव क्लास में मिलते हैं। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।